हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस राष्ट्रपति की सीरीज में राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियां उसके बारे में बातें करेंगे कि राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियां हैं। एक सबसे पहले इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 79 भारतीय संविधान आर्टिकल नंबर है 79। क्या कहता है? 79 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारत की जो संसद होती है, भारत की संसद होती है, इसके अंदर कौन कौन आते हैं। इसके अंदर राष्ट्रपति हो गया, इसके अंदर लोकसभा हो गई, इसके अंदर राज्यसभा, तीनों शामिल रहते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों शामिल होते हैं भारतीय संसद में। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारतीय संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों होते हैं, तीनों शामिल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे इस शक्तियों को पढ़ने के लिए देखो अनुच्छेद नंबर 99 पढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 99 भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 99। देखो क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। किसको? संसद के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाता? संसद के सभी सदस्यों को कौन शपथ दिलाता? राष्ट्रपति दिलाता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 99 में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भारतीय संविधान, भारतीय जो संसद है उसके जितने भी सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। इस बात का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 में। अब यदि चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, सरकार बनी, प्रधानमंत्री, कुछ मंत्रियों को शपथ दिला दी राष्ट्रपति ने, तो राष्ट्रपति क्या करता है? एक प्रोटेम स्पीकर बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाता है। क्या बनता है? एक प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति बनाता है। प्रोटेम स्पीकर का भारतीय संविधान में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी इसका, इस शब्द का, प्रोटेम स्पीकर पद का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक चीज, राष्ट्रपति क्या करता है? जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, लोकसभा में से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाता है। इस स्पीकर बना करके इसको फिर क्या कहता है? शपथ दिलाता है। बना दिया, नियुक्त कर दिया प्रोटेम स्पीकर पद पर किसी को, तो उसको शपथ दिला देगा। अब प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है? देखो, प्रोटेम स्पीकर का कार्य दो होते हैं। क्या कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का? प्रोटेम स्पीकर कार्य एक नंबर तो क्या हो गया, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं जिनको शपथ नहीं दिलाए, जो लोकसभा के सदस्यों क्या करता है? शपथ दिलाते हैं। किनको? लोकसभा के जो सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? फिर प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, एक नंबर। दूसरा नंबर पे, जब तक लोकसभा में जो स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक क्या करता है? ये उसकी अध्यक्षता करता है। किसकी? लोकसभा की। जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। कहीं भी संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख, पद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है, वह अपनी शक्ति से एक प्रोटेम स्पीकर, जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से एक को प्रोटेम स्पीकर बनाता है और उसको शपथ दिलाता है। उसके बाद जो लोकसभा के सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। और क्या काम करता है ये? जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर। इसी कड़ी में अब आगे देखेंगे हम, अब इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 331। कौन सा अनुच्छेद? नंबर 331। अब देखो अनुच्छेद नंबर 331 क्या कहता है। अब लोकसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 545। कितनी होती है? 545। 543 सदस्य होते निर्वाचित होकर के आते, जो 2 सदस्य होते मनोनीत। तो आर्टिकल नंबर 331 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और किन सदस्यों किन करेगा? जो एंग्लो इंडियन है, जो आंग्ल भारतीय है,
वो आंग्ल भारतीयों को ये मनोनीत कर सकता राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 331 ये कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत कर सकता है। लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखेगा राष्ट्रपति, क्या ध्यान रखने की बात योग्य, यदि एंग्लो इंडियन है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, यदि उनमें से कोई सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आया तो 2 सदस्य नियुक्त मनोनीत करेगा कौन, राष्ट्रपति, आंग्ल भारतीय। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय में से कोई एक सदस्य निर्वाचित होकर के आ गया, चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया और फिर संसद में आ गया, तो केवल 1 सदस्य को मनोनीत करेगा, 2 को नहीं। यदि आंग्ल भारतीय 2 सदस्य चुनाव जीत करके निर्वाचित होकर के लोकसभा में आ गए तो दोनों सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। एक भी सदस्य मनोनीत क्यों करता है, आंग्ल भारतीय समुदाय का ये नहीं लगे कि हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको प्रतिनिधित्व रखने के लिए लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने की प्रथा है। तो कब करेगा, जब राष्ट्रपति को लगेगा कि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी सदस्य निर्वाचित होकर के नहीं आया तो 2 सदस्य मनोनीत करेगा। यदि एक निर्वाचित होकर के आ गया तो 1 सदस्य मनोनीत करेगा। यदि दोनों निर्वाचित होकर के आ गया तो 1 भी सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेगा। अब दूसरी बात ये होती है कि आंग्ल भारतीय कौन है, आंग्ल भारतीय क्या है, आंग्ल भारतीय को किसको कहेंगे, आंग्ल भारतीय प्रश्न पूछ सकता है कि एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखिए अनुच्छेद नंबर 336 में। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 336 में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन किसको कहेंगे, एंग्लो इंडियन उनको कहते हैं, उन भारतीयों को कहते हैं, ऐसे भारतीय होते हैं जिनके पिता या दादा, क्या कह रहा है कि जिन एंग्लो इंडियन किसका, अच्छी तरह सुन लेना, अनुच्छेद नंबर 336 स्पष्ट परिभाषा देता है कि एंग्लो इंडियन उन सदस्य को कहते हैं जो ऐसे भारतीय कहते हैं कि जिनके पिता या दादा, कौन, पिता या दादा अंग्रेजी हो, जिनके पिता और दादा तो क्या हो, अंग्रेज को, इंग्लैंड के हो, तथा माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, और उनसे जो उत्पन्न संतान होती है उसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन किसे कहेंगे कि जिनके पिता और जो दादा होते हैं, जिनके पिता या दादा तो कहाँ के हो, अंग्रेज के यानी इंग्लैंड के निवासी हो, तथा माता अनिवार्य रूप से भारतीय हो, माता कहाँ की हो, अनिवार्य रूप से भारतीय हो, और उनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 336 स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता कौन, राष्ट्रपति करता। लेकिन ये राष्ट्रपति की सहविवेक शक्ति नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह से, मंत्रिपरिषद लिख के देगा कि इन 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय, इन 2 आदमियों का नाम लिख के दे देगा। मंत्रिपरिषद वहाँ से 2 आदमियों का नाम लिख करके देगी और उनको नाम लिख करके देने के बाद में राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा नहीं होती कि मैं किस किस को चुनूँ, नहीं, ये मंत्रिपरिषद तय करती है कि किन 2 व्यक्तियों को, किन 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करना है। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 83, अनुच्छेद नंबर देखो, अनुच्छेद नंबर 80 और 80 के अंतर तीसरे नंबर की जो है 83 क्या कहता है। अब 83 ये शक्ति देता है, अनुच्छेद नंबर 83 ये शक्ति देता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने सदस्य को, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कितने सदस्य, राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 245। कितने होते हैं, 245। 233 हो गए निर्वाचित होकर के आ गए, और 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता। इस बात की शक्ति राष्ट्रपति को भारत का संविधान का अनुच्छेद 83 देता। 80 की तीसरे नंबर, 80 में तीसरा नंबर कहता है,
ये शक्ति देता है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(3) ये शक्ति देता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेगा। अब ये 12 सदस्य होते कौन कौन है? 12 सदस्य कौन किस किस क्षेत्र से लेंगे? एक क्षेत्र, पहला क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में कोई विशेष आदमी हो जिसने साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया हो, उस आदमी को राष्ट्रपति किस में मनोनीत करेगा? राज्यसभा, साहित्य के क्षेत्र। दूसरा हो गया कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तीसरा नंबर हो गया कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कला विज्ञान। और 4 नंबर पे हो गया समाज सेवा। किस पे हो गया? समाज सेवा, समाज सेवा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) में स्पष्ट लिखा गया है कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा की कोई विशेषज्ञ होने चाहिए, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। किस मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। लेकिन राज्यसभा में मनोनीत करेगा, लेकिन कैसे करेगा? वह मंत्री परिषद की सलाह से। वही मंत्री परिषद यहाँ पे भी वही करेगी। मंत्री परिषद जिनका नाम लिख करके देगी, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करेगा। राष्ट्रपति की स्वयं की शक्ति नहीं है कि मैं, उसकी इच्छा नहीं होती मैं जो भी बने। मंत्री परिषद की सलाह से मंत्री परिषद 12 सदस्यों का नाम दे देगा, वह ये आपको निर्वाचित करने हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर देगा। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 80 की 3 नंबर का 80(3) ये स्पष्ट कहता है। अब अनुच्छेद नंबर पढ़ेंगे 85 यानी 85। अनुच्छेद नंबर 85 भारतीय राष्ट्रपति जो व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्ति है, उसमें अनुच्छेद नंबर 85 क्या कहता है? देखो अनुच्छेद नंबर 85 क्या क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 85 की देखो 3-4 बातें अच्छी तरह ध्यान रखना। 85 1 नंबर पे क्या कहता? राष्ट्रपति क्या करता? संसद का अधिवेशन बुला सकता है। यह शक्ति भारत का संविधान का अनुच्छेद 85 कहता। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 85 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है। ये बात की ताकत देता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85। दूसरी बात, राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकता है, यानी राष्ट्रपति सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। ये अनुच्छेद की 85 कहता है। उसमें देखो एक बात क्या, अनुच्छेद 85 में क्या क्या बात है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, संसद का अधिवेशन की समाप्ति कर सकता है, घोषणा कर सकता है, तो सत्रावसान कहते हैं। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता। तीसरा नंबर पे क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा को क्या कर सकता? भंग कर सकता है। लेकिन भंग कैसे करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यह अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को शक्ति देता है व्यवस्थापिका संबंधी। तो वापिस देख लो, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति देता है? पहले नंबर पर है राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, एक बात। दूसरा, सत्रावसान यानी संसद की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। बुलाना को आहूत कहते हैं। संसद का अधिवेशन आहूत कर सकता है या बुला सकता है। सत्रावसान माने समाप्त करना। राष्ट्रपति संसद की सत्र की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है मंत्री परिषद सलाह पर। यह अनुच्छेद नंबर 85 कहता है। अब अनुच्छेद नंबर 86 क्या कर देखो, अनुच्छेद नंबर 86 देखो, अनुच्छेद नंबर 86 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 86 कहता है कि संसद के अधिवेशन को संबोधित करता है राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का जो अधिवेशन होता है उनको क्या करता? संबोधित करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 86 नंबर क्या घोषणा? पहला नंबर पे कि राष्ट्रपति होता जो संसद का जो अधिवेशन होता उसको संबोधित करेगा। यह अनुच्छेद नंबर 86 कहता। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने का अधिकार। कोई राष्ट्रपति को यदि कोई बात लगे, कोई संदेश है, कोई ऐसी बात है जो संसद को कहना चाहता है, तो उस राष्ट्रपति के पास आर्टिकल नंबर 86 ये ताकत देता है
कि वह संसद को कोई भी संदेश भेज सकता है, कोई भी मैसेज भेज सकता है। राष्ट्रपति ऐसे लगे कि संसद को ध्यान नहीं है, तो राष्ट्रपति संसद के पास वह मैसेज भेज सकता है। तीसरी बात होगी, अब राष्ट्रपति भाई अभिभाषण हो गया, अधिवेशन को संबोधित करेगा, दूसरा मैसेज भेज दिया। तीसरा नंबर क्या करेगा, अनुच्छेद 86 क्या कहता है, और क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देगा, जो हम भाषण देगा, संसद को जो संबोधित करेगा, जो भाषण देगा, उस भाषण को कौन तैयार करती है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है। कौन करती है, मंत्रिपरिषद उस भाषण को तैयार करती है। कौन करती है, मंत्रिपरिषद उस भाषण को तैयार करती है। तो कितनी बात हो गई, अनुच्छेद 86 को वापस देखो। अनुच्छेद 86 में क्या कर सकता है कि संसद के अधिवेशन को संबोधित करेगा कौन, राष्ट्रपति, 1 नंबर। 2 नंबर पे राष्ट्रपति संसद को क्या कर संदेश भेज सकता है, 2 नंबर पे। तीसरे नंबर पे राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होता है उसको मंत्रिपरिषद तैयार करती है। ये हो गए 3 नंबर पे बात। अब अनुच्छेद नंबर और आगे पढ़ेंगे, इसके अनुच्छेद नंबर 87 राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में अनुच्छेद नंबर 87 पढ़ेंगे। देखो 87 क्या कहता है, देखो अनुच्छेद नंबर 87 क्या कहता है कि वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा उसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करता है, अनिवार्य रूप से उसको संबोधित करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 87 ये कहता है कि राष्ट्रपति होता है, जो भारत का जो राष्ट्रपति है, वह जब वर्ष का जो प्रथम सत्र होगा, वर्ष का जो प्रथम सत्र, वर्ष का कौन सा प्रथम सत्र होगा, उसको अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। उसको अनिवार्य है उसको संबोधित करना राष्ट्रपति को, प्रथम सत्र को। अब देखो एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने वर्ष होते हैं, एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। पहला सत्र हो गया उसको कहते हैं बजट सत्र, पहला कौन सा हो गया, बजट सत्र। दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र, कौन सा हो गया, मानसून सत्र। दूसरा कौन सा हो गया, मानसून सत्र, दूसरा मानसून हो गया। और तीसरा हो गया शीतकालीन सत्र, कौन सा, शीतकालीन सत्र। तो वर्ष में कितने सत्र होते हैं, वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। लेकिन जो पहला सत्र होगा उसको तो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को संबोधित करना ही पड़ता है। किस सत्र को, पहले सत्र को, तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करना ही पड़ेगा पहले सत्र को। एक बात, सत्र 3 हो गए, बजट सत्र, मानसून और शीत। यदि लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव हुए मान लीजिए लगभग जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं मान लीजिए लोकसभा के, उसके बाद में जो प्रथम सत्र, लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करना अनिवार्य है। प्रथम सत्र को, प्रथम सत्र लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम सत्र को संबोधित करना, राष्ट्रपति को संबोधित करना अनिवार्य है, अनिवार्य रूप से राष्ट्र संबोधित करेगा। किसको, लोकसभा चुनाव के बाद का जो प्रथम सत्र होगा उसको राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। तो इसमें 2 बात है, एक तो वर्ष का जो प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है पहला सत्र, दूसरा मानसून होता है, तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। दूसरी बात यह है, लोकसभा चुनाव हमारे जुलाई अगस्त में हो रहे हैं, उस समय तो फिर कौन सा सत्र आ जाएगा, जुलाई अगस्त के बाद मानसून सत्र आके मान लीजिए, बजट सत्र तो पहले निकल गया, तो क्या कहेगा, तो उस समय जो लोकसभा चुनाव के बाद में जो पहला सत्र आएगा उस सत्र को भी अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करता है, अनिवार्य संबोधित करता है। ये शक्ति अनुच्छेद नंबर 87 स्पष्ट शब्दों में कहता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 87 इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है। अब अनुच्छेद नंबर 108, अनुच्छेद नंबर 108, अनुच्छेद नंबर 108 क्या शक्ति देता राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद का, किसका, जो संसद है उस संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन सा अधिवेशन, संयुक्त, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ, संयुक्त करते हैं दोनों को, संसद दोनों सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ अधिवेशन बुलाना उसको संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और ये अनुच्छेद नंबर 108 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 ये स्पष्ट शब्दों में कहता है
कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कैसे बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन? मान लीजिए अभी कोई कानून बनाया, जैसे मान लीजिए अभी संसद के 2 सदन हो गए। संसद के कितने सदन हो गए? संसद ये अभी संसद के 2 सदन हैं। एक हो गया लोकसभा, ये हो गया मान लीजिए ये होगी लोकसभा। संसद के 2 सदन हो गए, एक लोकसभा होगी और दूसरी होगी राज्यसभा। अब मान लीजिए कोई कानून बना रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कानून बनाया, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ में इस कानून को पारित कर दिया और ये कानून कहाँ गया? लोकसभा के पास गया। ये कानून मान लीजिए लोकसभा के पास ये कानून आ गया। कहाँ आ गया? लोकसभा। अब लोकसभा उस कानून को मान लीजिए पारित नहीं कर रही है या बनाना नहीं चाहती है, उसको 6 महीने के लिए मान लीजिए वो पेंडिंग में डाले, कोई जवाब ही नहीं दे रही, मान लो 6 महीने कोई जवाब ही नहीं दे रही, तो राष्ट्रपति को लगे तो वो क्या कर सकता है? फिर दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और फिर उस कानून को पारित करवा सकता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 108 ये ताकत देता राष्ट्रपति को कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। दूसरी बात, ये कोई ऐसे करेगा मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो मंत्री बन सकते नहीं बन सकते? जो राष्ट्रपति देखो मनोनीत सदस्य, मनोनीत जो 2 तो होते लोकसभा में और 12 होते हैं राज्यसभा। टोटल कितने सदस्य हो गए? 14 सदस्य होते हैं मनोनीत। भारतीय संसद में कुल 14 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब ये 14 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये और जो निर्वाचित सदस्य में क्या अंतर होता है? देखो, एक तो हो गए मनोनीत सदस्य, कौन से? ये तो हो गए मनोनीत सदस्य, और एक हो गया निर्वाचित सदस्य। इनमें क्या अंतर होता है? देखो, मनोनीत सदस्य और इनमें कुछ ताकत में या इनकी शक्ति में कोई अंतर होता है? देखो क्या अंतर होता है। एक बात तो इनमें यह अंतर होता है कि मनोनीत सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। किसमें? राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें ये भाग नहीं लेते। एक अंतर तो ये हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग नहीं ले सकते मनोनीत सदस्य। निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। एक अंतर तो ये हो गया दोनों। दूसरा अंतर ये होता है कि संसद में यदि कोई विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, उसमें अब ये भाग नहीं ले सकता, अपना मत नहीं दे सकते, ये भाग नहीं। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में ये भाग नहीं ले सकते। बस इतना सा फर्क है। और निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य में कोई अंतर नहीं होता है। मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता, ये बात अलग है कि अभी तक आज तक भारत इतिहास में कोई मनोनीत सदस्य अभी तक कोई मंत्री नहीं बनाया, लेकिन वो मंत्री बन सकता है। इसमें कोई भारतीय संविधान कहीं भी कोई रोक नहीं है। लेकिन बनाना नहीं बनाना वो सरकार की बात है, मंत्रिपरिषद की बात है, प्रधानमंत्री की बात है, किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना। लेकिन बनाए नहीं, लेकिन बन सकता। और दोनों बस इतना सा फर्क होता है। और मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य में कोई अंतर नहीं होता है। तो आज के हमने राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियाँ पढ़ी, यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बस खूब इतना था।